हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन में सहयोग स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र बैच का आज हम 10वां क्लास करेंगे। इसके पहले हमने 9 क्लास पढ़ लिए हैं और इस 10वीं क्लास में हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए, अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, इससे पहले हम जानेंगे ग्रंथि क्या होती है। तो देखिए, कोशिकाओं का वह समूह जो तरल पदार्थ को श्रावण करती है या निकालता है, जिसमें हार्मोन्स और एंजाइम का श्रावण होता है, उसे हम ग्लैंड बोलते हैं। अब देखिए, ग्लैंड 2 प्रकार की होती है। तो टाइप ऑफ हम ग्लैंड इसको देखते हैं। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि, जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए, जो हार्मोन्स का श्रावण करती है और ये नलिका विहीन होती है। तो वह ग्रंथि जो हार्मोन्स का श्रावण करे और नलिका विहीन, बिना नली के या बिना नसों में अपना जो कि हार्मोन श्रावण करे, उसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी। यह क्या करती है, हार्मोन्स को सीधे अपने रक्त या ब्लड में मिलाती है, उसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन उसी जगह बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या करेगी, ये एंजाइम का श्रावण करती है। तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए अंतर क्या होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन्स का श्रावण होता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि में एंजाइम का श्रावण होता है, सबसे बड़ी। उसके बाद होता है दूसरा, अंतःस्रावी ग्रंथि में जो होता है ये नलिका विहीन होती है, डक्टलेस होती है, और जो होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती है, मतलब डक्टेट होती है। ठीक है। तो और क्या करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, ये जो कि अपना हार्मोन सीधे ब्लड में मिलाती है, लेकिन जो ये एंजाइम होता है ये नलिका के माध्यम से, जो पाइप के माध्यम से, ये एंजाइम को अपने लक्षित स्थान तक पहुंचाती है, पाइप के माध्यम से या नसों के माध्यम से। ठीक है। अब इसे याद कर सकते हैं, ये अंतर है, मूलभूत अंतर इसमें। आगे अब एक महत्वपूर्ण देखिए क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जाता है अग्न्याशय किस प्रकार की ग्रंथि है। तो अग्न्याशय जो है कि मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब अंतःस्रावी है तो ये हार्मोन्स का श्रावण करेगी तो अंतःस्रावी हो जाएगी, और एंजाइम का श्रावण करती है तो बाह्यस्रावी हो जाएगी। तो जो अग्न्याशय होता है पैनक्रियाज, वो हमारा दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, इसमें एंजाइम भी निकलता है, हार्मोन्स निकलता है। अब देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि का अगर जनक पूछा जाए आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड का जनक पूछा जाए तो फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड थॉमस एडिसन को बोलते हैं। थॉमस एडिसन को क्या बोलते हैं हम, अंतःस्रावी का ग्रंथि का जनक बोलते हैं, इसे भी याद रखिए। आगे हमारा है, अब देखिए आपको एक चित्र दिख रहा है, इसे ये रसगुल्ला है, जो सर बताएं कि ये रसगुल्ले का चित्र है। ठीक है, मतलब हम लोगों का चित्र है। ठीक। अब देखिए, इसके सिर में जो है ना, इसके सिर में 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। देखिए, इसके सिर में 3 ग्रंथियाँ पाई जाएंगी। पीयूष ग्रंथि कौन सी, एक होती है पीयूष ग्रंथि, एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि और एक होती है पीनियल ग्रंथि। तो सिर में 3 ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पर, सिर में, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और पीनियल। और एक गले में ग्रंथि पाई जाती है जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं, ये एच आकार की होती है। ठीक है। तो अभी आपको डिटेल में सभी ग्रंथि को बताया जाएगा, आप केवल लोकेशन देख लीजिए कहाँ कहाँ पर ग्रंथि है। तो थायराइड ग्रंथि गले में होती है, उसी के राइट साइड और लेफ्ट साइड में 2 जोड़ी जो होती हैं पैराथायराइड ग्रंथि होती है। तो 2 इस लेफ्ट साइड होती हैं और 2 राइट साइड होती हैं, कौन, पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, इसे भी याद रखिए। अब देखिए, एक हार्ट होता है, हार्ट के बगल में भी एक ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। अब देखिए, यहाँ पर आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में भी एक अग्न्याशय ग्रंथि है, तो पैनक्रियाज अग्न्याशय ग्रंथि है, इसे भी याद रखिए। ठीक है। अब देखिए, एक किडनी के ऊपर है, किडनी के ऊपर एक जोड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं एड्रेनल ग्रंथि। ठीक है, जो किडनी के ऊपर एक जोड़ी पाई जाती है उसे हम एड्रेनल ग्रंथि बोलते हैं। अब यदि ये रसगुल्ला या रसगुल्ली होगी तो इसका जो होगा, अगर ये मेल है तो इसमें टेस्टिस जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है, जनन अंग होता है, और उसी से जो कि जनन ग्रंथि बनेगी तो ये फीमेल की हो जाएगी, और सॉरी मेल की हो जाएगी, और फीमेल की ओवरी में जो कि ये फीमेल का जनन अंग होता है और इसी में जनन ग्रंथि होती है। ठीक है, फीमेल का। तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे आगे। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। इसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, पहली हमारी ग्रंथि है, ये सिर में पाई जाती है, और इसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड, इसे भी याद रख सकते हैं। और अगला, सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करने वाली कौन सी ग्रंथि होती है, सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन रखती है, पीयूष ग्रंथि रखती है, इसे भी याद रखिए।
अब इसका आकार मटर के दाने के आकार का होता है, तो इसका आकार अगर पूछा जाए तो ये मटर के दाने के आकार की होती है, मतलब छोटी होती है, ठीक है। अब देखिए इससे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। अब देखिए कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, देखिए, और ये पीयूष ग्रंथि है, इससे महत्वपूर्ण हार्मोन्स निकलते हैं, इसके बारे में आपको याद रखनी है। तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीटॉसिन हार्मोन्स, आपसे पूछा जाए ऑक्सीटॉसिन हार्मोन्स किससे निकलता है, तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कई प्रकार के नाम से जानते हैं, इसी को हम कहते हैं लव हार्मोन्स, ठीक है। लव हार्मोन्स कौन है, ऑक्सीटॉसिन हार्मोन्स है। अब इसी को हम बोलते हैं लेबर पेन। लेबर पेन हार्मोन्स का मतलब प्रसव पीड़ा, प्रसव पीड़ा अगर पूछा जाए हार्मोन्स किसे बोला जाता है, लेबर पेन, तो ये बोलते हैं हम ऑक्सीटॉसिन हार्मोन्स को। अगला हमारा है बर्थ हार्मोन्स। बर्थ हार्मोन्स का मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जो हार्मोन्स निकलता है उसे हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन्स। अब एक होता है हमारा दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स। इसका मतलब क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय दुग्ध निकालने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, तो उसमें जो दुग्ध निष्कासन का काम करता है, निष्कासन का काम करता है, उसे बोलते हैं हम ऑक्सीटॉसिन हार्मोन्स। तो इसलिए देखिए जो ऑक्सीटॉसिन का जो हार्मोन्स है, ये इंजेक्शन आता है जो पशुओं को लगाया जाता है दूध निकालने के लिए, तो इसका भारत में बैन हो गया है, ठीक है, भारत में बैन है, लेकिन फिर भी कोई लोग दूध उत्पादन में इसको लगाते हैं, ठीक है, जो कि एक गैर कानूनी है, ठीक है। इससे पशुओं को बहुत पीड़ा होती है। आगे हमारा एक प्रोलैक्टिन। अब देखिए प्रोलैक्टिन आपको बताया गया था, प्रोलैक्टिन, लैक्ट, कहीं भी लैक्ट आ जाए तो उसका मतलब दूध होता है, तो इसका मतलब दुग्ध निर्माण का हार्मोन्स कौन है, प्रोलैक्टिन, और दुग्ध निष्कासन का ऑक्सीटॉसिन। तो आपको दोनों का अंतर समझ में आना चाहिए। दूध का निर्माण कौन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, और दूध को निकालता कौन है, तो ऑक्सीटॉसिन हार्मोन्स, इसे भी याद रखिए। आगे देखिए एक अगला हमारा है वृद्धि हार्मोन्स। वृद्धि हार्मोन्स, इसके कमी से बौनापन आ जाता है और इसकी अधिकता से भीम का शरीर बन जाता है, इसे भी याद रखिए। आगे हमारा क्वेश्चन, अब देखिए आपसे पूछा जाए एडीएच हार्मोन्स। एडीएच हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से ये भी निकलता है। तो जितने भी अभी 4 हार्मोन्स निकले वो किससे निकले, पीयूष ग्रंथि से। तो एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स, इसी से वेसोप्रेसिन हार्मोन्स निकलता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन्स। और इसकी कमी से बार बार मूत्र त्यागने की जो आदत होती है, मूत्र त्यागना, इसी से बार बार, इसकी कमी से बार बार व्यक्ति मूत्र त्यागता है, इसको हम, इस बीमारी को कहेंगे डायबिटीज इसिपिडस, ठीक है। अगर व्यक्ति में इसकी कमी हो जाए किसकी, वेसोप्रेसिन प्रोटीन हार्मोन्स की, तो व्यक्ति को बार बार पेशाब होता है और इस बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज इसिपिडस, ठीक है। अब देखिए एक नोट है, अब यहाँ पर एक अंतर समझ लीजिए, ब्लड में जो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है उसे हम मधुमेह कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटिस, ठीक है। तो अब देखिए डायबिटीज मेलिटिस अलग होता है और डायबिटीज इंसिपिडस अलग होता है। इसमें किसकी कमी से होता है, तो वेसोप्रेसिन हार्मोन्स की कमी से होता है, और ये कहता है ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाने से ये होता है डायबिटीज मेलिटिस, ठीक है, अंतर समझ गए। आगे अब देखिए पीनियल ग्रंथि हमारा दूसरा है महत्वपूर्ण ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ये भी शरीर में पाई जाती है, इसको हम तीसरी आग बोलते हैं। शरीर का तीसरी आग किसे बोलते हैं, किस ग्रंथि को, तो पीनियल ग्रंथि को बोलते हैं। इसको हम मस्तिष्क की रेत बोलते हैं, सैंड ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं। अब देखिए इसका मोस्ट उपनाम है बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब जैविक घड़ी भी इसे बोलते हैं। जैविक घड़ी का मतलब क्या होता है, ये दैनिक दिनचर्या को समय पर कराना इसका काम होता है। मतलब अगर आप आदत बना लिए 5 बजे सुबह उठना, तो अगर आप देखेंगे 8-10 दिन तक अगर इसको आदत बना लेंगे तो सुबह 5 बजे आपकी नींद खुल जाती है। तो इसका काम कौन करता है, तो पीनियल ग्रंथि ऐसी काम करती है, ठीक है। भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना, जो भी आपको लगती है समय से एक समय पर, उसको कंट्रोल कौन करता है, पीनियल ग्रंथि करती है। अब देखिए अगला हमारा तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथि जो शरीर में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। इसे प्यार, नफरत, भावना या तापमान पर नियंत्रण कौन करती है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, इसे भी याद रखिए। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिए, प्यार, नफरत, भावना, तापमान को नियंत्रण कौन करती है, हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस, ठीक है, याद रखिए। आगे आते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को ऑटो ग्रंथि कहते हैं। ये कहाँ पाती है, गले में मिलती है। ये एच आकार की होती है, कितने, जो अंग्रेजी वर्णमाला है एच उसके आकार की होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है, तो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। अब देखिए अगर आपसे इसी जगह पूछ लिया जाए, एक अंतर समझ लीजिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर होती है।
अगर आपसे केवल शरीर की सबसे बड़ी पूछा जाए तो लीवर होती है, लेकिन अंतःस्रावी पूछ दिया जाए तो थायराइड ग्रंथि हो जाती है। आगे इससे निकलता है कैल्सीटोक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। कैल्सीटोक्सिन हार्मोन्स निकलता है जो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। जैसे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको कम करके होता है कैल्सीटोक्सिन हार्मोन्स करता है। इसे हम एंटी विटामिन डी हार्मोन्स कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये विटामिन डी के विपरीत होता है, विरुद्ध होता है, इसलिए हम इसे एंटी विटामिन डी हार्मोन्स भी कहते हैं। आगे है, अब इसी से एक हार्मोन्स निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, ये बच्चों में कमी से जड़मानवता रोग या क्रेटिनिज्म रोग होता है। अब वयस्क में कौन सा रोग होता है इसकी कमी से, तो मिक्सिडिमा रोग होता है किसके, वयस्क में इसकी कमी से। तो इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे अब देखिए इसमें जो होता है ना, थायराइड ग्रंथि में आयोडीन पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए थायराइड ग्रंथि में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयोडीन तत्व पाया जाता है, इसे भी याद रखिए। आगे है, अब देखिए नोट में, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो गलगंड या घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो गलगंड, घेंगा या ग्वाइटर रोग होता है। कभी कभी घेंगा रोग की दवा जो हम खाते हैं उससे थायराइड ग्रंथि समाप्त हो जाती है। तो जब समाप्त हो जाती है तो इस रोग को क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं हाशिमोतो रोग। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है हाशिमोतो रोग क्या है। तो हाशिमोतो रोग जब थायराइड ग्रंथि समाप्त हो जाती है घेंगा रोग की दवाई खाने से, तो उसे हम हाशिमोतो रोग कहते हैं, ये भी याद रखिए। आगे है, अब देखिए पैराथायराइड ग्रंथि, उसी के बगल में जो होती है, ये 4 होती है, मतलब 2 जोड़ी होती है, ठीक है, किसके, थायराइड ग्रंथि के बगल में। अब इससे निकलता है पैराथार्मोन, जो पैराथार्मोन्स निकलता है किससे निकलता है, पैराथायराइड ग्रंथि से। अब देखिए इसको हम कोली हार्मोन्स भी कहते हैं, याद रखिए कोली हार्मोन्स किसको कहते हैं, पैराथार्मोन हार्मोन्स को कहते हैं। अब रक्त में कैल्शियम की मात्रा कंट्रोल कौन करता है, तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है, मतलब कंट्रोल क्या बढ़ाता है, कंट्रोल तो वो करता है ना थायराइड ग्रंथि, लेकिन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाती है। और इसकी कमी से टिटेनी रोग हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिटेनी रोग। देखिए एग्जाम में आ जाता है तो सबकी हालत खराब हो जाती है। टिटेनी को सोचते हैं कि टिटेनस लिखा गया है, नहीं, गलत नहीं, ये सही है, इसे हम टिटेनी रोग बोलते हैं। और किसकी कमी से होता है, तो पैराथार्मोन्स की कमी से होता है। ये किससे निकलता है, तो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है, इसे भी याद रखिए, ठीक है। टिटेनी रोग किससे होता है, तो पैराथार्मोन्स की कमी से निकलता है, ठीक है, होता है, इसे भी याद रखिए। आगे चलते हैं, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या होती है, ये हृदय के बगल में पाई जाती है, प्रतिरक्षा को मजबूत बनाती है, ये रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की तरह कार्य करती है। तो थाइमस ग्रंथि क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और WBC का पालन यही होता है। तो WBC जो हमारी सैनिक होती है शरीर की, उसका पालन पोषण कहाँ होता है, तो थाइमस ग्रंथि में होता है। उम्र बढ़ने पर ये समाप्त होने लगती है। तो इससे जो कि बूढ़े व्यक्ति में जो कि बीमारियां बढ़ जाती है, जल्दी ठीक नहीं होती, क्यों, किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने लगती है, ठीक है। आगे आते हैं, अब देखिए अग्नाशय, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथि, इससे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यह मिश्रित ग्रंथि है, कौन सी, मिश्रित ग्रंथि है। इसमें हार्मोन और एंजाइम निकलता है। एंजाइम कौन कौन निकलता है, तो एलएटी, अब इसे याद करेंगे, एलएटी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, लाइपेज जो है वसा को पचाता है। तो ये एंजाइम हो गए, ठीक है। इसे हम पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों पूर्ण पाचक रस बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का जो है कि पाचन करता है। अब देखिए हमने तो एंजाइम देख लिया, अब हार्मोन्स क्या निकलते हैं। तो देखिए अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि को हमने जूम कर दिया है। अब जूम करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं लैंगर-हैंस द्वीप, ठीक है। ये जो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं इसे हम बोलते हैं लैंगर-हैंस द्वीप। इसमें जो होती है अल्फा बीटा गामा सेल्स होती है, तो जिसमें बीटा सेल होती है तो उसमें इंसुलिन का श्रावण होता है, बीटा सेल से इंसुलिन का श्रावण होता है। और इंसुलिन की खोज किसने किया था, आपसे पूछा जाए तो बेस्ट और बैटिंग ने किया था, इसे भी याद रखिए। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बेस्ट और बैटिंग ने की थी। और इसकी कमी से अगर आपसे पूछा जाए कौन सा रोग हो जाता है, तो डायबिटीज, जिसको मधुमेह बोलते हैं, तो डायबिटीज मेलिटस रोग होता है, इसे भी याद रखिए। अब इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज रोग होता है। मतलब क्या होता है, ब्लड में जो किसको, शुगर को कंट्रोल करता है। अगर ये इंसुलिन कम निकलेगा तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, अगर इंसुलिन अधिक निकलेगा तो ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सी धातु है, तो जिंक।
ZN जिंक जो होता है इंसुलिन में पाया जाता है, इसीलिए जिसको मधुमेह रोग हो जाता है उसे हम जिंक युक्त पदार्थ खाने के लिए प्रेफर करते हैं। ठीक है, आगे इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। देखिए ये हार्मोन्स इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है और LAT क्या होता है एंजाइम, तो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकलता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि। तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि किसे बोला जाता है, अग्नाशय ग्रंथि को बोला जाता है। आगे अब देखिए एड्रिनल ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि जो होता है किडनी के ऊपरी भाग पर पाया जाता है, एक जोड़ी मतलब 2 एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। तो किडनी के ऊपरी भाग पर 2 ग्रंथियां पाई जाती है जिसको एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, इसी को हम आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं। तो आपातकालीन ग्रंथि कौन होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, जिसमें भय क्रोध तनाव में ये सक्रिय ग्रंथि होती है। तो जिसमें भय क्रोध और तनाव आता है तो इसे हम ये सक्रिय हो जाती है, इसी को लड़ो और उड़ो हार्मोन्स भी कहते हैं, फाइट और फ्लाई भी हार्मोन्स इसी को कहते हैं। अब देखिए इसको हम जूम करेंगे, आपको पता है क्योंकि इसके पीछे हमने जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था इसमें हम बताया था किडनी जो होती है, किडनी इसके बाहरी भाग को हम क्या बोलते हैं, कार्टेक्स बोलते हैं, बाहरी भाग को कार्टेक्स और आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं। अब देखिए कार्टेक्स में भी 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, और मेडुला से एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है, मतलब 3F फियर फ्लाइट और फ्लाई हार्मोन्स निकलता है, इसे भी याद रखिए। आगे आपको अच्छी तरह समझाएंगे। देखिए अब देखिए हमारी एक किडनी का एक भाग है जो हम ले लिए, ऊपर देखिए एड्रिनल ग्रंथि है। ठीक है, अब इसमें से जो एक मेडुला आंतरिक भाग है, इससे हम देखेंगे तो एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है, इसी को हम 3F या 4S कहते हैं। इसका मतलब क्या कि फियर फ्लाई और फाइट, मतलब डर भय लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें याद रख सकते हैं। ये तो हो गया मेडुला से निकलते हैं। अब कभी कभी आपसे कार्टेक्स से निकलने वाली जो कार्टेक्स बाहरी भाग होता है इसका किडनी का, उससे 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक कार्टिसोल हार्मोन्स निकलता है और एक निकलता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स। तो कार्टिसोल हार्मोन जो होता है ये लाइफ सेविंग हार्मोन्स होता है, और जो जीवन रक्षक हार्मोन्स, इसका मतलब कि अगर ये न निकले तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसे भी याद रखिए। तो जीवन रक्षक हार्मोन्स कौन होता है, कार्टिसोल हार्मोन्स होता है, किससे निकलता है, कार्टेक्स से निकलता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स, इसकी कमी से एडिशन रोग हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, एडिशन रोग किसकी कमी से होता है, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी से होता है। निकलता कहाँ से है, तो किडनी के जो होता है कार्टेक्स भाग से निकलता है। अगला हमारा लास्ट है जनन ग्रंथि। अब जनन ग्रंथि में हमने आपको बताया था कि मेल और फीमेल, मेल फीमेल, तो मेल में वृषण टेस्टिस और अंडाशय में ओवरी जो होता है ये इनका जनन अंग होता है, जिसको हम प्राइमरी जनन अंग बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी जनन अंग जो होता है वृषण मेल में होता है और फीमेल में अंडाशय होता है। अब देखिए इसी में से जो है कि जनन ग्रंथियां होंगी शुक्राणु। देखिए स्पर्म जब निकलता है तो इसमें से एक हार्मोन्स निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है, तो इस शुक्राणु में कौन सा हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। देखिए टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, आप याद रख सकते हैं, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, इसी को हम बोलते हैं, दूसरा का नाम एंड्रोजन, क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, इसी का नाम है दूसरा, आप याद रखिए। अब देखिए फीमेल में 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाएंगे। अंडाणु जब ओवम होता है उससे हार्मोन्स निकलेंगे, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहा जाता है, प्रोजेस्टेरोन, तो प्रेगनेंसी, इसे आप याद रख सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन और प्रेगनेंसी। ठीक है, इसे याद आप रिलेट कर लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा हार्मोन्स है एस्ट्रोजन हार्मोन्स, इसे हम ब्यूटी हार्मोन्स भी कहते हैं। तो ब्यूटी हार्मोन्स किसको कहते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स किससे निकलता है, मादा के जननांग से निकलता है। ठीक है, आप इसे याद रखिए। तो देखिए आपको हमने सभी ग्रंथियों को बता दिया, तो आपको वीडियो कैसी लगी। अब देखिए एक महत्वपूर्ण और बात देख लेते हैं। देखिए अब देखिए जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय मतलब क्या होता है, यूरेट्रस जो होता है गर्भाशय, इसमें जब भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, तब यहाँ पर एक प्लेसेंटा या अपरा या नाड़ जो जुड़ती है किससे, गर्भाशय से, वहाँ पर एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम होता है HCG हार्मोन्स निकलता है, जो प्लेसेंटा से निकलता है। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोंडोट्रोपिन हार्मोन्स, ह्यूमन कोरियोनिक गोंडोट्रोपिक हार्मोन्स इसको बोलते हैं। अब देखिए इससे क्या पता चलता है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट में मूत्र में जब इसी हार्मोन्स की जांच होती है कि जब आप प्रेगनेंसी किट लेते हैं तो उसमें जब मूत्र को डालते हैं, ठीक है, एक प्रेगनेंसी किट है, ठीक, इस पर जब आप मूत्र को डालते हैं तो इस मूत्र में कौन सा हार्मोन्स रहता है,
तो HCG हार्मोन्स, जिसको ह्यूमन कोरियोनिक गोंडोट्रोपिक हार्मोन्स होता है। तो अगर ये हार्मोन्स इसमें दिखा, ठीक है, तो ये पता चल जाएगी कि आपको प्रेगनेंसी है। अगर ये हार्मोन्स इसमें नहीं आया तो प्रेगनेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए प्लेसेंटा से ही निकलता है। प्लेसेंटा जब निकलेगा इसका मतलब जब भ्रूण का निर्माण होगा तभी प्लेसेंटा बनेगा। तो इसका मतलब अगर भ्रूण बन गया तभी प्लेसेंटा निकला, और प्लेसेंटा से तब निकलेगा आपका हार्मोन्स HCG। तो इसी से पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हार्मोन्स निकला तो प्रेगनेंसी होगी, नहीं निकला तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो दोस्तों आज हम पढ़ चुके हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।